आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के बेहटा गांव में एक साथ 7 कौवे की हुई मौत, दहशत में लोग। जांच के बाद पता चलेगा मौत का कारण। भेजा के बकुआ पंचायत के एक युवक को गोली मारकर अपराधी ने किया जख्मी, युवक की हालत नाजुक। रेहका के मलंगिया गांव से 20 वर्षीय युवक का हुआ अपहरण, लोकेशन ट्रेस कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के सूरतगंज मोहल्ले में डाइन का आरोप लगाते हुए एक महिला के साथ की मारपीट, बीच बचाव करने पुत्र पर किया जानलेवा हमला। जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में की बैठक। अरेर थाना की पुलिस ने 950 बोतल शराब के साथ एक अल्टो कार किया बरामद, मौके से तस्कर फरार। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जयनगर प्रखंड कार्यालय समेत कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। मधुबनी सदर अस्पताल सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन, टीका कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। 16 जनवरी से मधुबनी जिले के 11 स्थलों पर किया जाएगा कोविड टीकाकरण। बिस्फी प्रखंड के ग्राम पंचायत सिमरी के पंचायत सेवक के साथ हुई लूटपाट व मारपीट, पीड़ित ने दर्ज कराई प्राथमिकी। खजौली के इनरवा गांव में बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले घरों की कनेक्शन काटी। बासोपट्टी प्रखंड में बीडीओ मंजू कुमारी ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर किया आवश्यक बैठक। हरलाखी के एक विद्यालय में बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे छात्र छात्रा और शिक्षक। और बिस्फी के विभिन्न +2 विद्यालय व महाविद्यालय में 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा शांतिपूर्ण पहले दिन संपन्न। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के बेहटा गांव में एक साथ 7 कौवे की मौत की खबर सामने आई है। कौवे की मौत के बाद लोगों में दहशत कायम हो गया है। कोई इसे बर्ड फ्लू बता रहा है तो कोई मरने की वजह बढ़ती ठंड कह रहा है। बहरहाल कौवे की मौत की वजह जांच के बाद ही कहा जा सकता है। मृत कौवे के सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका है। खजौली प्रखंड के बेहटा गांव के वार्ड 1 में मंगलवार की सुबह अचानक कौवे के मरने की सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। कौवे की उड़ते उड़ते जमीन पर गिरकर मौत हो जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत है। कोई इसे बर्ड फ्लू बता रहा है तो कोई इसे ठंड की प्रकोप से मौत होने की बात कह रहा है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना बीडीओ मनी कुमार को दी। उन्होंने इस संबंध में भ्रमणशील पशु चिकित्सक डॉक्टर फारूक हुसैन को घटना की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीडीओ के निर्देश पर डॉक्टर हुसैन ने पशु चिकित्सक की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पीपीई किट पहनकर मृत कौवे को खेत खलिहान व घर के आसपास से संग्रह किया। संग्रहित सभी मृत कौवे का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया। मृत सभी कौवे को जमीन खोदकर दफना दिया गया। उन्होंने इस घटना को बर्ड फ्लू होने की पुष्टि नहीं की है। कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। खजौली के भ्रमणशील पशु चिकित्सक डॉक्टर फारूक हुसैन ने कहा, बर्ड फ्लू जैसे लक्षण इस मृत पक्षी में नहीं पाया गया है। कहा कि बर्ड फ्लू से मौत होने वाले पक्षी के पैर में लाल रंग का धब्बा होता है जो इन कौवों में नहीं था। इस तरह के मामले में अधिक संख्या में पक्षी की मौत होती है जो नहीं हुआ है। उन्होंने ठंड, जहरीले आहार अथवा अन्य किसी कारण से मौत होने की आशंका व्यक्त की है। वहीं खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने कहा कि बर्ड फ्लू पक्षी के मांस व अंडे खाने से होता है। कोरोना की तरह इसका वायरस नहीं फैलता है। लोगों का सर्दी से नाक का बहना, तेज बुखार होना, जीभ मचलना, बार बार दस्त होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन लेवल की कमी होना बर्ड फ्लू बीमारी का लक्षण है। बर्ड फ्लू से बचाव के लिए लोगों को पक्षी का मांस जैसे मुर्गा, बतख, कबूतर, हंस या अन्य किसी पक्षी का मांस नहीं खाना चाहिए। मुर्गी, बतख व हंस अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं उन्होंने मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की लोगों से अपील की। टोटल की संख्या 7 है। इसमें
सकता है। तो इसलिए अगर कुछ देखे तो कोई लक्षण हमको नहीं लगा कि बर्ड फ्लू का हो सकता है। फिर भी हम लोग कंफर्म के लिए सैंपल ले लिए हैं। इस सैंपल को हम 1-2 दिन के अंदर मधुबनी भेज देंगे, फिर वहाँ से वो लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जब तक इधर से कंफर्म नहीं हो पाता तो हम अभी तक तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिर भी देखने से ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वगैरह का तार देख रहे हैं चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। हो सकता है शॉक की वजह से भी हो, अदरवाइज नहीं तो कल के बनिस्बत आज ठंडा कुछ ज़्यादा लग रहा है। सुबह हम अर्ली टाइम में हो सकता है ठंडा में भी, ठंडा की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आपका सुना? डॉक्टर फारूक हुसैन। डेजिनेशन बोल दीजिए। पवन जी फोन किए थे। हमारा नाम भोगेंद्र नारायण दास। कितने कौवा मौत हुआ अभी तक? एक उधर से भी उठाया थे क्या? जी जी। तो लगभग सुबह में 7 की संख्या में तो बच्चे लोग बता रहे थे कि 7 हो गया है। अच्छा, ये कब से हो रही है? आज सुबह से ऐसा हुआ। आज सुबह से ही? तक तो ऐसा नहीं था। कल शाम तक ऐसा नहीं था। किस जगह पर है ये? खाली जगह में ही गिरता है या बस्ती ये उस्ती में बेहटा भी? का 1 नंबर वार्ड है। नहीं, पूछ रहे हैं जो सघन घनी आबादी में गिरता है या खाली जगह में? आबादी में ही गिरा था, बच्चे लोग पकड़ के इधर उधर कर दिया। अच्छा, यानी हाँ। बस्ती में ही गिरता है। हाँ, चापाकल 2 तो चापाकल पर गिरा था। जी। लग रहा है। इस देखिए पहले आप लोग जब रिपोर्ट किए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ पंचायत के एक युवक को सोए हुए अवस्था में गोली मारकर घायल कर दिया गया। जख्मी युवक का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है और उसकी हालत काफी नाजुक बताई गई है। इधर गोली किसने और क्यों मारी इसका किसी को पता नहीं है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ पंचायत के वार्ड नंबर 1 में एक व्यक्ति को रात में अंधेरे में गोली मारकर जख्मी कर देने के बाद अपराधी फरार हो गया। इस घटना के बाद कोसी दियारा क्षेत्र के बकुआ पंचायत में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। घटना को किसने अंजाम दिया इस संबंध में कोई भी व्यक्ति बताने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह घटना उस समय घटी जब बकुआ पंचायत वार्ड नंबर 1 निवासी उपेंद्र यादव अपने दरवाजे पर सोया हुआ था। उसका एक लड़का दरवाजा में ही दूसरी चौकी पर सोया था। रात के करीब 2 बज रहे थे। हर तरफ बिजली गुल थी। अपराधी इसका फायदा उठाते हुए नींद की अवस्था में एक गोली सीने के पास मार दिया। गोली लगते ही उपेंद्र यादव चीखने चिल्लाने लगा। पास में सोया हुआ उसका लड़का भी जाग गया। अपने पिता को गोली लगने के बाद चीखते चिल्लाते देख वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग दौड़ पड़े। फिर उपेंद्र यादव को गंभीर अवस्था में लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। उसका इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस संबंध में परिवार के किसी भी सदस्य ने भेजा थाना में किसी के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं कराया है। अपराधी की घटना को अंजाम देने के बाद भागते हुए लुंगी छूट गई जो गेहूं के खेत में मिली है, जिसकी पहचान में लोग लगे हुए हैं। उधर थाना प्रभारी मनोज कुमार भी इस घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गए हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रैका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव से एक 20 वर्षीय युवक के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है और अपहृत के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करके उसे ढूंढा जा रहा है। रैका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव के हजमा चौक से दिन दहाड़े सुबह 9 बजे एक प्रॉपर्टी डीलर के 20 वर्षीय युवक शुभम के अपहरण की बात सामने आने पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि अपहरण की सूचना के बाद से किसी प्रकार की फिरौती की बात सामने नहीं आई है। वहीं युवक के मोबाइल का लगातार अलग अलग लोकेशन मिलने से कई थानों की पुलिस हरकत में है। एक लोकेशन सकरी थाना क्षेत्र के मिलने के बाद सकरी थाना की पुलिस NH57 सहित कई जगहों पर सघन नजर रखे हुए हैं और क्षेत्र की गश्ती तेज कर दी गई है। वहीं परिजन भी अपहरण की सूचना के बाद परेशान होकर खोजबीन में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के सूरतगंज मोहल्ले में डायन का आरोप लगाते हुए एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया। साथ ही बीच बचाव करने पहुंचे उसके पुत्र की भी जमकर पिटाई की गई। युवक का इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मधुबनी नगर थाना के सूरतगंज मोहल्ले में डायन के आरोप में मां बेटे पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। इस हमला के बाद युवक की हालत काफी गंभीर है। गौरतलब है कि पड़ोस में एक लड़की बीमार पड़ी तो लड़की के परिजनों ने रिटायर्ड प्रधानाध्यापिका नारायणी देवी पर डायन का आरोप लगाकर उन पर हमला कर दिया। मां को पिटते देख बेटा बचाने दौड़ा तो उन लोगों ने उसके पुत्र इंद्रशेखर पर भी जानलेवा हमला कर दिया।
उपद्रवियों ने घर पर भी पथराव किया और गेट तोड़कर घर में घुसकर पीटते रहे। बेहोश होने पर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अभी तक मामले में किसी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़ित परिवार दहशत में है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इधर नगर थाना से महज 100 मीटर पर हुई वारदात में सूचना के बाद पुलिस को पहुंचने में 20 घंटा लग गया। कौन चीज से हमला किया ये लोग? राधा देवी पति कुंवर शाह और कमली देवी पति सुखदेव शाह हमला किया लोहा से, कुर्सी से, लोहा वाला कुर्सी से, लोहा से, रॉड से, पथराव वगैरह भी किया है। पथराव वगैरह घर पर भी किया, बाहर दुकान किराना सामान लाने गए थे वहाँ भी किया। हमारी माँ को घेर के पथराव कर रहा था, मार पीट रहा था, बचाने गए तो हमको भी पकड़ के कबाड़ फोड़ दिया। क्यों उनको पीटा? झूठा डाइन का आरोप लगा रहा था। उसके घर में उसकी बेटी एक बीमार है, इसलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिले भर के सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की। बैठक में डीएम ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। सोमवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी के साथ जिला सभागार में बैठक की गई। सर्वप्रथम बैठक में सभी उपस्थित पदाधिकारियों को नववर्ष की शुभकामना देते हुए बैठक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि पूर्व में प्रत्येक सोमवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाती थी, परंतु पिछले वर्ष कोरोना व विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के कारण बैठक नहीं हो सकी। अब यह बैठक प्रत्येक सोमवार को 1 बजे पूर्वाह्न से समाहरणालय सभा कक्ष में आहूत हुआ करेगी। यदि किसी कारणवश बैठक अपरिहार्य कारण से नहीं हो पाया तो अगले दिन निर्धारित समय पर बैठक होगी। जिला पदाधिकारी ने बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठक में जिन बिंदुओं पर निर्देश दिया जाता है उसका अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक से 1 दिन पूर्व जिला गोपनीय शाखा मधुबनी को निश्चित रूप से भेज दिया जाए। सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी को निष्पादन हेतु भेजी जाने वाली संचिकाएं वरीय पदाधिकारी के माध्यम से ही भेजी जाए। संचिकाओं के निष्पादन के क्रम में पाया गया है कि पूर्वाधिकारी द्वारा संचिका में टिप्पणी भाग में सचिव संख्या, प्रभारी लिपिक का नाम, संचिका का विषय वस्तु अंकित कर संधारण करने का निर्देश दिया गया था, जो नहीं किया जा रहा है। सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया। सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी प्रधान लिपिक को निर्देश दिया गया कि यदि किसी विषय की संचिका पूर्व से चल रही है तो तत्संबंधी मामले संबंधित संचिका में ही उपस्थापित की जाए। अंत में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश के आलोक में समय सीमा के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश के साथ धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अरेर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुरैठ से एक ऑल्टो कार में रखे 950 बोतल शराब बरामद किया। हालांकि मौके से तस्कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। अरेर थाना की पुलिस ने मुरैठ से एक ऑल्टो कार में रखे 950 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की है। शराब की सभी बोतलें नेपाल निर्मित है और 300 ml की है। वहीं तस्कर फरार हो गया। इस बाबत पूछे जाने पर एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुरैठ में एक अल्टो कार से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आलोक में थाना पुलिस ने मुरैठ में वाहन जांच शुरू कर दी। इसी क्रम में एक अल्टो कार जांच स्थल से कुछ दूर आकर रुक गई। पुलिस जब तक कार के समीप पहुंच पाती, तस्कर कार छोड़कर फरार हो चुका था। कार की तलाशी लेने पर शराब बरामद की गई। पुलिस ने कार और तस्कर को जब्त कर छानबीन में जुट गई है। तस्करों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल अज्ञात तस्करों के खिलाफ मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जयनगर प्रखंड कार्यालय, आरटीपीएस काउंटर व अस्पताल सहित कई स्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को कई सख्त निर्देश दिए। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसे मेहनत, ईमानदारी, निष्ठापूर्वक पूरा करे। कोताही पर जांच के क्रम में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जयनगर प्रखंड पहुंचकर कार्यालय, आरटीपीएस काउंटर, एसएफसी गोदाम व अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर पत्रकार से बातचीत में कही।
उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के पूरे भारत में वैक्सीन भेजा जा रहा है। वैक्सीन का टीका 16 जनवरी से दिया जाएगा। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, एसडीपीओ आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन, बीडीओ चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर कुमार रोनित, डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद व स्वास्थ्य प्रबंधक अर्चना भट्ट समेत अन्य लोग मौजूद थे। कोई समस्या होती है यहाँ पर कभी? जा रहे हैं, आ रहे हैं, सर्वर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बार बार आना पड़ रहा है रोज। सर एक बात और, यहाँ पे लाइन में खड़े थे आपका सर था, उनको बोले मास्क लगाने के लिए हम लोगों को मारा। मास्क तो बिल्कुल लगाना चाहिए। वो तो नहीं लगाया, गार्ड लगाया था। नहीं गार्ड लगाया था, हाथ में रखा था, हमको बोले हम लोगों को मारा चाहिए, लेकिन इसको सर मार दिया है। लेकिन सभी लोग समझते हैं कि कोरोना के चलते हुए उपयोग जरूरी है। सर हम लोग 3-4 दिन से आते हैं, काम नहीं होता है, चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि सामान्य विजिट रहा लोग को देखा, साथ ही में सब डिवीजन हॉस्पिटल को भी देखा। 16 तारीख को कोरोना का वैक्सीनेशन डे है, फर्स्ट डे है। कोरोना का वैक्सीनेशन में फर्स्ट राउंड में मात्र हेल्थ वर्कर्स को ही टीकाकरण होना है और उसके लिए जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए उसको देखा गया। तैयारी हो रही है, 16 तारीख तक 15 तारीख तक पूरा हो जाएगा और 16 तारीख को वैक्सीनेशन का काम भी स्टार्ट होगा। और आपकी जानकारी में मैं ये भी रख दूं कि आज लास्ट डेट है, क्योंकि कोरोना का वैक्सीनेशन अभी यूनिवर्सल नहीं है, टारगेटेड है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 627 बेनिफिशरीज अभी हैं। निजी क्षेत्र के जितने भी चिकित्सक हैं या बाकी कोई लोग हैं जो कि हेल्थ केयर वर्कर की श्रेणी में आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आज हो सकता है, लास्ट डेट है। तो आज के बाद मतलब शाम तक हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कितना यहाँ पर बेनिफिशरीज है। अभी के टाइम में 627, तो उसको भी देखा गया, आवश्यक निर्देश दिए गए। ब्लॉक में, अंचल में योजनाओं की स्थिति क्या है, मोटा मोटी तौर पर क्या स्थिति है, ये देखी गई है। साथ में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में या गरीबोत्थान की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। एसडीओ मैडम को कहा गया है कि ब्लॉक का एक डिटेल इंस्पेक्शन भी कर लें। नल जल योजनाओं के बारे में बात की गई है। वीडियो ने बताया है कि बाढ़ की वजह से कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनके ऊपर भी उनसे कहा गया है कि जहां पर भी क्षति हुई है उसको ठीक करें और फील्ड में जनता के लाभ के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको मेहनत से, ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक पूरा कराएं। कोई कोताही होगी, जांच होगी, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ब्लॉक का सभी स्टाफ बीडीओ हो और अंचल में सीओ हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकारी योजनाओं में निष्पक्ष तरीके से काम हो, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएं। सर राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं लिया जा रहा है जयनगर और प्रखंडों में लिया जा रहा है, इसके संदर्भ में आप बताएं। एसडीओ मैडम इसको देखेंगे, एप्लीकेशन वगैरह लिया जाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस दौरान आगामी 16 जनवरी से होने वाले कोविड टीकाकरण को लेकर टीकाकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि आगामी 16 जनवरी से मधुबनी जिले के 11 सत्र स्थलों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। सदर अस्पताल के सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 16 जनवरी से होने वाले कोविड-19 टीकाकरण को लेकर टीकाकर्मी व अन्य सहयोगी स्टाफ को कोविड-19 टीकाकरण के बाबत प्रशिक्षण दिया गया। कोविड वैक्सीनेशन प्रशिक्षण में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में आवश्यक जानकारियां दी गई। मधुबनी जिले में फिलहाल 11 स्थानों पर कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में जिले के 15,074 हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण करने के लिए 65 वैक्सीनेशन कर्मी को प्रशिक्षण दिया गया। मधुबनी जिले में 21 कोल्ड चेन प्वाइंट से कोविड वैक्सीन टीकाकरण स्थलों पर पहुंचाई जाएगी। सदर अस्पताल में आयोजित कोविड-19 वैक्सीनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जन सामान्य की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड टीकाकरण भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता में है, जिसके लिए जिले में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना के साथ अन्य जरूरी तैयारियां की जा रही है।
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि कोविड वैक्सीन के लॉन्च होने से आम आदमी के जहन से इसको लेकर बना भय समाप्त होगा। साथ ही और लोग टीकाकरण के बाद कोरोना संक्रमण के साथ साथ कई तरह की बंदिशों से निजात पा सकेंगे। वहीं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के अनुरूप व्यवहारों का पालन करते रहना होगा। स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग जाने से उनके मनोबल में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि वृहद स्तर पर आयोजित होने वाले वैक्सीनेशन कार्य के लिए विशेष तैयारियों के साथ साथ कुशल प्रशिक्षण की जरूरत है, जिससे टीकाकरण कार्य को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। टीकाकरण के लिए 100 लाभार्थी पर एक टीम का गठन होगा, जिसमें प्रत्येक वैक्सीनेशन टीम में 5 सदस्य होंगे। टीम में एएनएम, स्टाफ नर्स, आशा कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी की अलग अलग भूमिका होगी। वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीनेशन साइट पर सभी समुचित सुविधाएं हो, इसके लिए सुपरविजन जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। टीकाकरण के लिए जिले में 11-17 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें बाबूबरही पीएचसी, बिस्फी पीएचसी, घोगरडीहा पीएचसी, जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल, कलवाही पीएचसी, पंडौल रेफरल अस्पताल, फुलपरास अनुमंडल अस्पताल, सदर अस्पताल मधुबनी, बेनीपट्टी पीएचसी तथा मधुबनी मेडिकल कॉलेज में सत्र स्थल बनाया गया है। प्रशिक्षण में चिकित्सकों, जीएनएम, एएनएम व अन्य स्टाफ को कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के प्रारूप से संबंधित जानकारियां भी दी। इसके साथ वैक्सीनेशन के तहत पंजीकरण, टीकाकरण की प्रक्रिया के बाबत विस्तार पूर्वक बताया गया। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक दयाशंकर निधि, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, केयर इंडिया के डिटील महेंद्र सिंह सोलंकी, यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा, डब्ल्यूएचओ के एसएमओ डॉक्टर आदर्श वर्जिग, पात के मुन्ना यादव, यूएनडीपी के अनिल कुमार मौजूद थे। पोर्टल में सारे बेनिफिशियरी का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। बढ़िया, ठीक, बढ़िया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम,
नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर। शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बिस्फी प्रखंड के ग्राम पंचायत सिमरी के पंचायत सेवक के साथ लूटपाट व मारपीट की गई। पंचायत सेवक के साथ मारपीट कर अपराधियों ने उसके पास से नगद समेत सरकारी कागजात भी छीन लिए। पीड़ित ने इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ग्राम पंचायत सिमरी के पंचायत सेवक गंगा प्रसाद राय से जबरन चेक की मांग को लेकर सिमरी के ही अमित कुमार कर्ण सहित 4 लोगों ने मारपीट की। साथ ही उनके पास रखे सरकारी कागजात को फाड़ दिया और उनके बाइक की डिक्की में रखे 40,000 नगद भी छीन लिए। इस संदर्भ में पंचायत सेवक गंगा प्रसाद राय के द्वारा बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पंचायत सेवक के द्वारा थानाध्यक्ष को आवेदन में कहा गया है कि बीते 4 जनवरी को वार्षिक कार्य योजना के समेकन के लिए मुखिया व सभी वार्ड सदस्यों को पंचायत भवन सिमरी में बुलाया गया था। कार्य के निष्पादन के बाद आवश्यक कार्य को लेकर प्रखंड की ओर रवाना हुए। सिमरी से सलेमपुर के रास्ते में कुछ ही दूरी पर पीछे से अमित कुमार कर्ण, अमन कुमार, अचल व छोटू मंडल सभी घातक हथियार से लैस स्कॉर्पियो गाड़ी से आए और आगे से घेर भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू की। अमित ने चेक की मांग की। पंचायत सेवक के द्वारा योजना का प्रशासनिक स्वीकृति एवं अभिलेख खोले जाने के बाद चेक देने की बात कही और इस चेक देने की बात पर सभी ने मारपीट करने लगे। सरकारी कागजात को फाड़ दिया तथा गाड़ी की डिक्की में रखे पैसे भी ले लिए। इसके साथ ही सभी लोगों ने जान से मार देने की धमकी भी दी। फिर पकड़कर पंचायत भवन सिमरी लाया, जहां पंचायत के मुखिया व अन्य लोगों के बीच बचाव की गई। पंचायत सेवक गंगा प्रसाद राय ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि अमित अपराधी छवि का है, जिसके द्वारा बीते वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत जफरा के मुखिया पति को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। उन्होंने उचित कार्रवाई किए जाने की मांग प्रशासन से की है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली के इनरवा गांव सहित कई गांवों में बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वालों का बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। वहीं विभाग ने कहा है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा व समय से अगर बिजली बिल जमा नहीं होता है तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर बिजली विभाग ने कार्रवाई का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। सोमवार को खजौली प्रखंड के इनरवा व ठाहर गांव में 5,000 से अधिक बिजली बिल जमा करने वालों का बिजली कनेक्शन काटा गया। समय से बकाया बिल जमा नहीं करने पर कार्रवाई होगी। जानकारी देते हुए जेई विकास कुमार ने बताया कि इनरवा गांव के अनिरुद्ध यादव पर 10,923 रुपए, जालेश्वर राम पर 10,177 रुपए, प्रमोद कुमार यादव पर 17,976, वीरेंद्र राम पर 8,105 व अली हसन पर 5,632, शंभुनाथ यादव पर 15,463, देवेंद्र राम पर 8,105, योगी सहनी पर 11,910, हबीफुल शाह पर 5,167 व सुनीता देवी पर 6,999 रुपए और ठाहर गांव निवासी मनोज दास पर 7,040 रुपए का बिजली बिल बकाया था। इन सबों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2,000 से अधिक बिजली बिल के सभी बकायेदारों की बिजली कटेगी। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। मौके पर फ्रेंचाइजी जितेंद्र प्रसाद सिंह, अनिरुद्ध यादव, जीवच पासवान सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मंगलवार को बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ मंजू कुमारी ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक आवश्यक बैठक की। बैठक में कोविड-19 टीकाकरण के सफल संचालन हेतु कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर मंगलवार को कोविड-19 को लेकर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता बीडीओ मंजू कुमारी कणकन ने किया। मौके पर थाना प्रभारी इंदल यादव, पीएचसी प्रभारी सीताराम महतो, बीएओ रतीश चंद्र झा, हेल्थ मैनेजर रंजीत कुमार मंडल, डाटा ऑपरेटर संतोष कुमार शाह, उप प्रमुख राजकिशोर राय सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। बैठक में पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सीताराम महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 को लेकर वैक्सीन तैयार किया गया है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में कई जनप्रतिनिधि ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। अधिकारियों ने सभी जनप्रतिनिधि से अपील किया कि सभी को जागरूक करने में अपनी भूमिका दिखाएं। बीडीओ मंजू कुमारी कणकन ने कहा कि कोविड-19 को लेकर टीकाकरण कार्यक्रम चलेगी, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौके पर उप प्रमुख राजकिशोर राय, मुखिया जीवच महतो, अनिसुल अंसारी, पंचायत समिति सदस्य हितलाल सहनी सहित
कई कर्मी उपस्थित रहे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। एक ओर जहां कोरोना नए ताकत के साथ तांडव मचा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग और भी ज्यादा लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही मास्क का उपयोग हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हरलाखी में छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों की ये घोर लापरवाही। हरलाखी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आ रही है, जहां कई छात्र छात्राएं बिना मास्क के पठन पाठन करते देखे गए। इतना ही नहीं, खुद शिक्षक भी मास्क का प्रयोग करना जरूरी नहीं समझते। इस विद्यालय में जब मीडिया के लोग विद्यालय पहुंचे तो आनन फानन में बच्चों को जल्दी से मास्क लगाने को कहा गया। पूछे जाने पर बच्चों को बिना मास्क के पढ़ा रहे शिक्षक पवन कुमार ने कहा कि मास्क बाइक की डिक्की में रखा गया। वहीं कई छात्र छात्राओं ने कहा कि मास्क घर पर ही भूल गए। इस मामले में जब प्रधानाध्यापक राजकिशोर महतो से पूछा गया तो साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि हमने तो सभी शिक्षकों को कोरोना से बचाव संबंधित सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत करा चुके हैं। क्या है विद्यालय का? विद्यालय क्या टीचर हो? में देखा गया कि बहुत सारे विद्यार्थी और शिक्षक भी मास्क नहीं लगाए हुए। सरकार का गाइडलाइन क्या है, जानकारी है आपको? हमने तो सबों को कह दिया है कि बिना मास्क का कोई बच्चे स्कूल में मत आओ, और टीचर को भी हिदायत दे दिए हैं कि आप भी मास्क लगा करके जाएंगे तब ना बच्चे पहनेंगे। अब क्या कारण था जो हमने टीचर को भी बता दिया है कि भाई आप विद्यालय में जाएंगे तो बिना मास्क का नहीं, और बच्चे को भी कहें कि सोशल डिस्टेंस को रखते हुए और मास्क पहन करके ही तो लोग बच्चे विद्यालय में आओ। आज तो देखिए बहुत सारे बच्चे मास्क नहीं हो सकता है वो रखे होगा लेकिन नहीं पहना होगा। लेकिन हम तो प्रत्येक बच्चे को जब इंटर किया है तो सबके साथ मास्क का प्रयोग करते हुए देखे हैं। हम गए थे एक बार घूमने के लिए तो सभी बच्चे मास्क पहने हुए थे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रामकिशोर महतो, मैं यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मेरे यहाँ अच्छी रहती है और जिसका कारण है कि हम प्रत्येक बच्चे गार्जियन को फ़ोन करके भी कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ क्लास अच्छा से रन कर रहा है, पढ़ाई होती है, इसलिए अपने बच्चे को। फिलहाल आज की उपस्थिति 26 लड़के और 35 लड़कियां हैं। इतना दिखाई तो नहीं दिया? हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे लेट हो गए हैं तो एक दो नीचा बाथरूम वगैरह चली गई होगी, लेकिन बच्चे उतने हैं। आज कुछ इससे भी ज्यादा उपस्थिति हमारे यहाँ होते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न +2 विद्यालय व महाविद्यालय में 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुई। वहीं कोरोना को लेकर सरकारी सभी गाइडलाइनों का अनुपालन किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न +2 विद्यालय व महाविद्यालय में 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में ली जा रही है, जहां कोरोना महामारी को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन किए जाने का दावा विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरेटा, +2 विद्यापति उच्च विद्यालय बिस्फी, +2 उच्च विद्यालय परसौनी, सोनेलाल मुन्नीलाल +2 उच्च विद्यालय सिमरी व महाविद्यालय धेपुरा में विभिन्न विषयों की प्रायोगिक परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है। +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरेटा के प्राचार्य मोहम्मद फैयाज अहमद ने कहा कि भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, भूगोल समेत सभी विषयों की परीक्षा ली जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंस के साथ छात्रों के बीच दूरी बनाकर परीक्षा लिए जाने के दावे विद्यालय प्रशासन ने की है। मौके पर शिक्षक महेश कुमार मंडल, अमित कुमार, प्रमोद झा, विनोद चौधरी, नरेश पासवान, चांदनी कुमारी व मदन मोहन यादव समेत कई शिक्षक मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सोमवार को खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ मनीष कुमार ने ग्राम कचहरी के सभी जनप्रतिनिधि व कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें ग्राम कचहरी से संबंधित सभी समस्याओं व उसके समाधान पर बिंदुवार चर्चा की गई। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को बीडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में ग्राम कचहरी के सभी जनप्रतिनिधि व कर्मियों के साथ बैठक हुई।
जिसमें ग्राम कचहरी से संबंधित सभी समस्याओं व उसके समाधान पर बिंदुवार चर्चा हुई। बीडीओ ने सभी सरपंच व कचहरी सचिव से 3 दिन के अंदर ग्राम कचहरी के सभी पदाधिकारियों का संपत्ति विवरणी जमा करने का अनुरोध किया। सभी कचहरी सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि सितंबर 2020 से माह दिसंबर 2020 तक ग्राम कचहरी में दायर वादों की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जमा किया। दतुआर पंचायत के सरपंच शिवशंकर शाह ने वर्ष 2019 के नवंबर माह में आयोजित प्रशिक्षण का लंबित प्रशिक्षण भत्ता भुगतान करने को कहा। कन्हौली पंचायत के सरपंच प्रभाकर सिंह ने ग्राम पंचायत भवन की मरम्मती कराने का अनुरोध किया। बीडीओ ने कहा कि पंचायत भवन की मरम्मती कराने हेतु कन्हौली पंचायत के तकनीकी सहायक व मुखिया को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी के सरपंच, वार्ड पंच, कचहरी सचिव एवं न्याय मित्रों की एक संयुक्त बैठक प्रत्येक माह निश्चित रूप से होगी। उसके ठीक 1-2 महीना के बाद हमारे ब्लॉक में ट्रेनिंग हुआ, तो वो भी पैसा इसमें 2012 के पहले का ठीक है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में रूसी मूल के उत्पादक जैविक खाद के उपयोग को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में बेहतर खेती, अधिक उपज के लिए जैविक खाद का उपयोग कर खेतों को बंजर होने से बचाने की कई विधियां बताई गई। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में रूसी मूल के उत्पादक जैविक खाद के उपयोग को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित किसानों के बीच मिथिला पेंटिंग, मास्क, पाग व दुपट्टा से उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यशाला में रूसी वैज्ञानिक वैसिली पोपोव, कंपनी के एमडी सुमन झा, सीईओ संतोष झा ने उपस्थित किसानों को खेतों को बंजर होने से बचाने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि भारत समेत पूरा विश्व किसानों की चिंता कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में क्रांति की आवश्यकता है। देश के किसान उपज को बढ़ाने के दृष्टिकोण से रासायनिक खाद का उपयोग किए, लेकिन रासायनिक खाद आज के दौर में खेतों को बंजर कर रहा है। रासायनिक खाद से उपजाऊ के कारण खेत बंजर की स्थिति में है। इसीलिए बेहतर खेती, अधिक उपजाऊ के लिए जैविक खाद का उपयोग अति उत्तम है। इस अवसर पर पूर्व मुखिया डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, शारदानंद झा, प्रफुल्ल चंद्र झा, रोहित कुमार, अधिवक्ता वीरेंद्र झा समेत कई लोग मौजूद थे। उपयोग करने के बाद रिजल्ट कह सकता क्लेम क्या करे, दावा क्या करे से सही की गलत, लेकिन इतने हम आश्वस्त परिचय नहीं समझ है। तखने एक चीज के कहीं को अपने सबके बीच में भेज दे, अपने गाँव से, अपने घर से किया के चीज को शुरू कर। और हम एकदम एक बात के लिए आश्वस्त थी, अहू सबके आश्वासन दे जे एकरा उपयोग करी, उपयोग को देखो तो नहीं कोनो हटदा है और नीक परिणाम दे से करें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर
बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के बेहटा गांव में एक साथ 7 कौवे की हुई मौत, दहशत में लोग। जांच के बाद पता चलेगा मौत का कारण। भेजा के बकुआ पंचायत के एक युवक को गोली मारकर अपराधी ने किया जख्मी, युवक की हालत नाजुक। रहिका के मलंगिया गांव से 20 वर्षीय युवक का हुआ अपहरण, लोकेशन ट्रेस कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के सूरतगंज मोहल्ले में डाइन का आरोप लगाते हुए एक महिला के साथ की मारपीट, बीच बचाव करने पुत्र पर किया जानलेवा हमला। जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में की बैठक। अरेर थाना की पुलिस ने 950 बोतल शराब के साथ एक अल्टो कार किया बरामद, मौके से तस्कर फरार। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जयनगर प्रखंड कार्यालय समेत कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। मधुबनी सदर अस्पताल सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन, टीका कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। 16 जनवरी से मधुबनी जिले के 11 स्थलों पर किया जाएगा कोविड टीकाकरण। बिस्फी प्रखंड के ग्राम पंचायत सिमरी के पंचायत सेवक के साथ हुई लूटपाट व मारपीट, पीड़ित ने दर्ज कराई प्राथमिकी। खजौली के इनरवा गांव में बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले घरों की कनेक्शन काटी। बासोपट्टी प्रखंड में बीडीओ मंजू कुमारी ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर किया आवश्यक बैठक। हरलाखी के एक विद्यालय में बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे छात्र छात्रा और शिक्षक। और बिस्फी के विभिन्न +2 विद्यालय व महाविद्यालय में 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा शांतिपूर्ण पहले दिन संपन्न। हरलाखी विधानसभा के हरलाखी व मधवापुर में स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया। इस बाबत विधायक सुधांशु शेखर ने बताया कि जल्द ही स्टेडियम का निर्माण शुरू होगा। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में 2 स्टेडियम बनाने की मंजूरी मिली है। इसे बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। यह जानकारी विधायक सुधांशु शेखर ने मधवापुर में डेन न्यूज को दी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम निर्माण के लिए मधवापुर और हरलाखी प्रखंड की 2 जगहों का चयन किया गया है। पहली जगह मधवापुर +2 हाई स्कूल के बगल में ली गई है, जबकि दूसरी जगह की जमीन गंगौर पंचायत में अधिग्रहित हुई है। विधायक की इस घोषणा से युवा और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों ने क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। एक सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि उनके पास अभी यह सूचना नहीं आई है कि कितनी लागत से स्टेडियम का निर्माण और कब शुरू कराया जाएगा। विधायक जी, आप सुधांशु शेखर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से बताएं, आप क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में आए हैं, कैसा लगा और यह कैसा मैच है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं अपने सभी साथी को और यहाँ सभी नौजवान को शुभकामना
और ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट T20 का जो आयोजन हमारे बलराम झा जी के अध्यक्षता में किया जा रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और बहुत ही अच्छा लगता है। भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर पे ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। मैं बहुत ही उत्साह वर्धन करता हूं आप सभी को, इस समाज के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सभी को अभिनंदन करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुशखबरी भी दी यहाँ के दर्शकों और आयोजकों को। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में बाबा बानेश्वर स्थान के समीप विधायक विनोद कुमार झा के ऐच्छिक कोष से निर्मित सामुदायिक भवन का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन विधायक विनोद कुमार झा, विधान पार्षद सर्वेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने मिलकर किया। बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत बाबा बाणेश्वर स्थान के समीप विधायक विनोद नारायण झा के ऐच्छिक कोष से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक विनोद नारायण झा, विधान पार्षद सर्वेश कुमार, भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष खुशबू कुमारी, बेनीपट्टी मंडल अध्यक्ष विमल झा, देवचंद्र झा, अमरनाथ प्रसाद, रोशन मिश्रा, प्रिंस, जितेंद्र व समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। यहाँ ये सामाजिक उपयोग हुए, बाद में माननीय विधायक जी से भी बात हुए, विधायकों जी के आदेश मिले कि नए यहाँ बैठक वो कर गए, तो हम लोग अच्छा होती तो हमारे कर्म क्षेत्र है, तो सब आदमी के सहमति भेज तो हम करेंगे यहाँ बैठो हम योजना बना दी जाए, ये गरीब और बुढ़ा के कल्याण हुए और ये जो लोग यात्री बटोरी जो आवे हैं दूर दराज से अगर जाए तो विधायक होकर रुके के मौका मिलते तो दोनों काम में उपयोग होते। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के एक होटल में चैंपियन परियोजना के अंतर्गत जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत चलाए जा रहे मातृ, नवजात शिशु स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाओं और अधिकारों के संदर्भ में महिलाओं को जागरूक किया गया। मंगलवार को चैंपियन परियोजना के अंतर्गत जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन मधुबनी में किया गया। सभी मीडिया कर्मियों एवं महिला प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यशाला के दौरान सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज पटना से आए हुए पदाधिकारी प्रकाश रंजन द्वारा मीडिया के उपस्थित प्रतिनिधियों से कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ साथ C3 संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों को साझा किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि C3 संस्था के द्वारा मधुबनी जिले में चैंपियन परियोजना नाम का एक कार्यक्रम बीते 2018 से जिला के पंडौल, रहिका व राजनगर प्रखंड में चलाया जा रहा है। चैंपियन परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे खास तौर से प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाओं और अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि वे इन मुद्दों से संबंधित स्थानीय प्राथमिकताओं और समस्याओं को चिन्हित कर उनकी बेहतरी हेतु कदम उठाने में समर्थ हो सके। उन्होंने आगे बताया कि कोरोना महामारी से उत्पन्न सामाजिक व प्रशासनिक अव्यवस्था के बीच चैंपियन परियोजना से जुड़ी कई महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने वार्ड में कोरोना महामारी के विभिन्न प्रकोपों से बचाव के लिए महिलाओं की स्वास्थ्य व पोषण संबंधी आवश्यकताओं व जरूरतों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की पहल की है व विभिन्न मांगों के संबंध में सरकारी पदाधिकारियों के साथ दूरभाष पर संपर्क व पत्राचार कर मामले की गंभीरता से अवगत कराया है व आवश्यक पहल की है। कार्यक्रम के दौरान जिले की 10 महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उनके माध्यम से वार्ड व पंचायत में स्वास्थ्य व पोषण के संबंध में किए जा रहे कार्यों को भी साझा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राहत प्रवीण, वार्ड सदस्य वार्ड संख्या 3 समेत कई लोग उपस्थित रहे। राहत प्रवीण ने बताया कि उन्होंने अपने प्रयास से समुदायों में संस्थागत प्रसव पूर्व जांच व टीकाकरण को बढ़ावा देने का काम किया है और आंगनबाड़ी की सुविधाओं से उन्हें जोड़ने का काम किया है। ललिता देवी ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल व उसके पहले भी जन समुदायों के लिए अनेक कार्यक्रम करने का काम किया है। निशा ने बताया कि उन्होंने सरकारी सुविधाओं से लोगों को जोड़ने का काम किया है। क्वारंटाइन केंद्रों पर बच्चों के लिए दूध व अन्य आवश्यक साधनों के लिए पहल की है। कल्पना ने बताया कि वार्ड सदस्य के रूप में उनके जीवन में कई परिवर्तन आए हैं, उनकी जानकारी बढ़ी है व क्षमता निर्माण हुआ है, जिसके लिए वह चैंपियन परियोजना को धन्यवाद देती हैं। कार्यशाला के दौरान जिले के सम्मानित मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा इन महिला पंचायत प्रतिनिधियों का सामूहिक रूप से संवाद भी किया गया।
बात है, रोड का जो काम होता है वो भी किए, अभी जल नल का काम कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा कठिनाई का सामना हमको करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग कठिनाई का सामना करने देते हैं। जिसमें आज हम लोग का मीटिंग में ब्लॉक पर, लेकिन हमको यहाँ आना बहुत जरूरी था और वहाँ पति को भेज दिए, लेकिन हम नहीं गए, नहीं हमको यहाँ स्वास्थ्य से जुड़े यहाँ हमको आना जरूरी है। हम लोग एक मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजित किए हैं, जिसमें हम लोगों ने मधुबनी जिला की चुनिंदा महिला वार्ड सदस्यों को बुलाया है ताकि वे मीडिया के साथ अपने अनुभवों को साझा कर सकें, साथ ही साथ उनको जहां पे स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाओं को जमीन तक पहुंचाने में जो कठिनाई आ रही है उसमें मीडिया किस प्रकार का सहयोग कर सकता है, उसके ऊपर जो हम लोग एक परिचर्चा आयोजित किए हैं ताकि मीडिया भी उनकी बातों को आगे ले जाने में और सरकार तक पहुंचाने में एक माध्यम बन सके। धन्यवाद। और मैं सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज में काम करता हूं, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक। क्या नाम बोले थे अपना? प्रकाश रंजन, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक, सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, पटना। ये के सहयोग से, किसके सहयोग से? सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, उनको आप शॉर्ट में C3 भी कह सकते हैं, जो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और वो स्वास्थ्य पोषण पे काम कर रही है और महिला को इक्वालिटी बढ़ाने के लिए भी मुख्य रूप से ये संस्था काम करती है। उसी के तहत मधुबनी जिला में चैंपियन परियोजना विगत 3 वर्षों से मार्च 18 से चलाया जा रहा है, जिसमें 200 महिला जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के शिशु स्वास्थ्य, मातृत्व एवं पोषण सेवाओं में सुदृढ़ीकरण के लिए काम किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रघुनाथ प्रसाद कुशवाहा, मैं जिला समन्वयक हूँ। बारे में मैं जिस टाइम में जो कोरोना महामारी था और मैंने लोगों को जिसको खाने पीने का व्यवस्था मेरे वार्ड की जनता लोग को नहीं था, तो मैं बाहरी भी इंतजाम करती थी, वो लोग को चावल हो, दाल हो, सारा कुछ, साबुन हो, बिस्किट हो, चीनी सब उपलब्ध करवाती थी और 10-12 आदमी को मैं भी अपने तरफ से भी दी थी। और हमारे गांव के मुखिया जी जो है वो भी 20 किलो अनाज देते थे, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल 1 महीना दिए थे और उसके बाद वो कुछ नहीं दिए। और मैं भी 3000 करीब राशन कार्ड का अप्लाई करवाई हूँ, जिसमें 250 कार्ड उपलब्ध हुआ है पब्लिक को, हमारे वार्ड की जनता हो या और भी वार्ड की हो। मैं 15 वार्ड को टेकअप करती हूँ, ये नहीं कि एक ही वार्ड को। और उसके अलावा जो है अपने तरफ से कुछ वितरण की बहुत मेहनत करने का सामना करना पड़ा कोरोना महामारी के टाइम में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राहत परवीन सकरी, पूर्वी पंचायत वार्ड 3 की मैं वार्ड सदस्य। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय चेतना पार्टी केंद्रीय कार्यालय में विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुबनी के भारतीय चेतना पार्टी केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के क्रम में स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने किया। स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर विस्तार से विवेकानंद के कार्य व प्रेरक प्रसंगों की चर्चा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय योगदान, राष्ट्रहित व सामाजिक कार्य करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर एक गोष्ठी जिलाध्यक्ष विनोद प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। मुख्य वक्ता के रूप में शीतल पासवान, चंदन कुमार पासवान, भुवन, शंकर, ललित, राजेश, उमेश समेत कई लोग रहे। इस दौरान विवेकानंद के तैलचित्र पर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में एकल विद्यालय द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास ब्यूटी कुमारी प्रथम एवं व्यास पूजा कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दोनों विजेता अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। बेनीपट्टी में एकल विद्यालय द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनसे रामायण व संस्कार और संस्कृति को लेकर प्रश्न किए गए, जिसमें व्यास ब्यूटी कुमारी प्रथम और व्यास पूजा कुमारी द्वितीय स्थान प्राप्त की। दोनों 6 और 7 मार्च को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। प्रतियोगिता के अवसर पर कलाकारों द्वारा संस्कृति और संस्कार से जुड़े कई गीत, संगीत व नृत्य प्रस्तुत किए गए।
पूजा जी आप तैयार हैं? कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और क्या इसमें प्रथम और द्वितीय आई है लड़की? यह रामायण प्रतियोगिता आयोजित हुआ है एकल अभियान की ओर से। एकल अभियान का मुख्य उद्देश्य है देहाती क्षेत्रों में जहां में आपका चयन हुआ है, इसके बाद का क्या कार्यक्रम है? मैं सबसे पहले पूरे देशवासी को नमन करती हूँ। इस प्रतियोगिता में रजत जयंती के उपलक्ष्य में आज यह प्रतियोगिता मधुबनी में रखा गया है, जिसमें हम लोग 45 वाहन भाग लिए थे, जिसमें 2 वाहन को चयनित किया गया है, जिसको आगे दिल्ली में फिर आगे चल करके जाना है। मैं सर्वप्रथम एकल अभियान श्री हरि कथा योजना को तहे दिल से स्वागत करती हूँ, सत नमन करती हूँ कि जिनके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। एकल विद्यालय के माध्यम से ही जो है हरि सत्संग कथा का रूप में जो है यह रामायण की प्रतियोगिता की गई है। इस रामायण में जो है 3 चरणों में जो है सो प्रतियोगिता किया गया, जिसमें से लास्ट में जो है अंतिम चरण में जो है 2 लड़कियों का जो व्यास का जो है चयन हुआ, जो कि ये व्यास जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के अपने जो है धर्म के प्रति और रामायण के जो है उनकी व्याख्या करते हैं। एक जो है प्रथम में जो है ब्यूटी कुमारी और दूसरी जो है पूजा कुमारी का चयन हुआ है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अपना जो है प्रतियोगिता में भाग लेंगी। जय श्री राम। सभी भारतवासियों को नमन करती हूँ। इस प्रतियोगिता एकल श्री हरि रजत जयंती वर्ष पर हो रहा है, 25 वर्ष पर रजत जयंती होता है। इस प्रतियोगिता में 45 बहन आए थे, उसमें से 2 चुने गए हैं और यही प्रतियोगिता के अनुसार फिर आगे दिल्ली हम सबसे जाना चयन हुआ है। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। ज्योति दीदी कथा करने गई थी, उनका कथा देखे तो हमको बहुत ही अच्छा लगा और हम सोच रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने कथा कह रही हैं और ये कहाँ से सीखी। हमको तो कुछ पता नहीं था कि भक्ति क्या होता है। हम पहले बहुत ही हिंदी सब गाने से सुनना करते थे। फिर ज्योति दीदी से हम संपर्क किए कि दीदी क्या हम भी ये सब कर सकते हैं, तो ज्योति दीदी बोली ठीक है। 9 माह का प्रशिक्षण। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के रामा गांव में श्री राधा कृष्ण मंदिर में 3 दिवसीय ऐतिहासिक महासंत सम्मेलन समारोह शुरू करने को लेकर तैयारी समिति की बैठक की गई, जिसमें अभियान को सफल बनाने को लेकर बैठक की गई और यह कार्यक्रम आगामी 28 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित की जाएगी। विश्व शांति और जन कल्याण की कामना को लेकर मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में ऐतिहासिक महासंत सम्मेलन कराने की तैयारी शुरू कर दी गई। 3 दिवसीय समारोह शुरू करने के लिए श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने तैयारी समिति की बैठक की। अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक में कमेटी का गठन कर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। 28 फरवरी से 1 मार्च तक समारोह संचालन का समय तय किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामप्रीत पासवान ने कहा कि जाति और सांप्रदायिक भेद को मिटाने व समाज में ऊंच नीच की दूरी समाप्त करने के उद्देश्य से समारोह करने का निर्णय लिया गया है। सूबे के अनेक जिलों से विद्वान और प्रवक्ताओं को समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, पटना जिलों से अनेक महिला विदुषियों को भी समारोह के वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया है। वक्ताओं, कथाकारों, गायकों व अन्य कलाकारों द्वारा भाषण, प्रवचन, भजन व कबीर लीला का मंचन किए जाने की जानकारी आयोजन समिति के अधिकारियों ने दी। तैयारी समिति की बैठक में गांव के अनेक मोहल्लों से बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को पंडौल के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ के प्रांगण में जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी 16 जनवरी से फरवरी तक चलने वाली राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह पर चर्चा की गई। मंगलवार को विवेकानंद मिशन विद्यापीठ बिरसायर पंडौल के प्रांगण में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्य समिति की बैठक रखी गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान, सांसद डॉक्टर अशोक यादव, प्रदेश मंत्री सजल झा, जिला प्रभारी अशोक सहनी, खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, पूर्व विधान परिषद बालेश्वर सिंह भारती, निवर्तमान जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर,
पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, जिला महामंत्री संजीव कुमार, बादल ज्योति, नारायण मंडल, किरण झा, जन्मेजय सिंह सबों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। तत्पश्चात पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। कार्य समिति की बैठक शुरू हुई, जिसमें जिले भर से आए हुए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जयंती पर सभा स्थल पर मौजूद मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनके जयंती को मनाया। इस कार्यक्रम में आगामी मंडलवार प्रशिक्षण के कार्यक्रम को तय किया गया व 16 जनवरी से आगामी फरवरी तक चलने वाले राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह पर भी चर्चा किया गया। इस कार्यक्रम में जन्मेजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, सुनील मिश्र, जिला मंत्री राधा देवी, बेबी झा, किसान मोर्चा अध्यक्ष रणधीर खन्ना, महिला मोर्चा अध्यक्ष खुशबू मिश्रा, आईटी सेल के संयोजक राजीव झा, सह संयोजक आईटी सेल मनीष कुमार झा, अवधेश तिवारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुआपुर के रेमा गांव में हनुमान आराधना उत्सव के मौके पर सांस्कृतिक भजन संध्या रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कलाकारों के भजनों पे भक्त झूमते नजर आए। मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के रेमा गांव में सांस्कृतिक भजन संध्या का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। सोनई गांव के युवा कलाकारों की टीम ने एक से बढ़कर एक हिंदी और मैथिली भजन पेश किए। हनुमान आराधना उत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोचक सांस्कृतिक प्रस्तुति को देखने व सुनने के लिए देर रात तक दर्शक जमे रहे। हनुमान आराधना के दौरान कलाकारों ने आसुरी शक्तियों पर न्याय की विजय विषय को प्रमुखता से रखा। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड अध्याय पर आधारित विषयों को संगीत के माध्यम से पेश कर आतंकवाद पर कलाकारों ने जोरदार हमला किया। कार्यक्रम का आयोजन धीरज चौधरी ने किया। शुभम, सुशांत, गुड्डू, मोनी, विपिन, भोला ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डन न्यूज।